बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बीएस अकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। स्टूडेंट देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास पेपर के अंदर एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कैसे? क्योंकि जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का सवाल आता है ये हमारे पास पूरे 44 नंबर का आता है। सो प्लीज मैं आपने ये सजेशन करूंगा कि सबसे पहले अपने शॉर्ट क्वेश्चन पर अपनी मजबूती करिए। स्टूडेंट का अक्सर यही मसला होता है कि उन्हें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते। मसला क्या होता है, क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि पूछने वाला पूछ क्या रहा है। सो इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। जहाँ पे आप लोगों को मसला हो, समझ ना आ रही हो, आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ लीजिएगा। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपने ये सजेशन करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर दीजिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कर देना। कहते हैं जी, अब टेंशन डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ कॉपर वायर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। हम लोग क्या काम कर रहे हैं, टेंशन डिफरेंस को अप्लाइड कर रहे हैं किसी कॉपर वायर के एंड पर। मतलब कि एक ये वायर है, इसके दोनों एंड पर हमने क्या काम किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। कहते हैं जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम लोग क्या काम करें, इस पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करें, डिक्रीजिंग द लेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ द वायर। अगर हम लोग क्या काम करें, इसकी लेंथ और टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो देन क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो किस तरह होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई। मैं स्टेटमेंट भी पढ़ता हूं ताकि हम सारी चीजें क्लियर हो। कहते हैं, as we know that drift velocity of free electron is directly proportional to the potential difference। जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है पोटेंशियल डिफरेंस। देयरफॉर अगर हम लोग क्या काम करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहले कॉन्सेप्ट का समझ आ गया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ई के। सिंपल से आप अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई एज वी इंक्रीज टेंशन डिफरेंस। तो देन क्या होगा, टर्मिनल जो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो आल्सो इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, हमारे इसी का जो सेकंड यूजर डिक्रीजिंग द लेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ द वायर, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे। कहते हैं जी, एज द रेजिस्टेंस डिपेंड्स, किस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन टेम्परेचर एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। So on decreasing the temperature and length of the conductor, the resistance decrease, so drift velocity increase। ओके स्टूडेंट, देखिए कहते हैं कि जब रेजिस्टेंस हमारे पास डिपेंड करती टेम्परेचर एंड लेंथ पर, जैसे हम लोग क्या काम करेंगे, टेम्परेचर लेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, डू बेंड इन द वायर इफेक्ट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जी, ये कॉमन सी सेंस है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस पे होती है, एक हमारे पास लेंथ पर होती है और दूसरा एरिया पर होती है। ठीक है, फर्स्ट देखिए हमारे पास एक ये 1 मीटर लेंथ वायर है। अगर मैं क्या काम करूँ, इसमें यू बेंड डाल देता हूँ तो स्टूडेंट है तो ये 1 मीटर की, आल्थो हमने क्या काम है, बस बेंड ही डाले। ठीक है, लेंथ तो इसकी वही है, इसीलिए कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड होती है, लेकिन इसीलिए बेंडिंग पर ये डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया, वी आर ये जो हमारे पास रो है, डेंसिटी है, इज द रेजिस्टिविटी हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है जी, नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी की। इफ द लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर इज चेंज आफ्टर बेंडिंग, देन इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विल सेम। मतलब कि ये बेंड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं हमारे पास, व्हाट आर द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर गिवन इन द फिगर ए एंड बी। जी, ये दो फिगर हैं, इसमें हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ ईच, इसे टॉलरेंस में मालूम करेंगे। व्हाट एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द टॉलरेंस। ओके, तो टॉलरेंस के बारे में बताएंगे हम लोग। तो स्टूडेंट, फिगर वाले क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं पेपर में आते, लेकिन हम लोग इसे जरूर सोल्व करेंगे क्योंकि एमसीक्यूज आ सकते हैं। डिफरेंट कलर दे देंगे, वो कहेंगे जी इसको सिंप्लीफाई करें। देखिए जी, इसमें ब्राउन, ग्रीन, रेड, गोल्ड, येलो और व्हाइट, ऑरेंज, सिल्वर। हम एक को हल करते हैं।
जी हम लोग अगर आप पहले फिगर की बात करें, इसमें पहला बैंड क्या है हमारे पास, ब्राउन। ब्राउन का हमारे पास कितना नंबर होता है, 1। ग्रीन का हमारे पास 5 होता है स्टूडेंट, और रेड का कितना होता है, 2 होता है। तो हमारे पास जो पहला बैंड होता है इसका मतलब होता है पहला डिजिट, सेकंड बैंड जो होता है उसका मतलब होता है सेकंड डिजिट, और जो तीसरा बैंड होता है इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ जीरो। ओके, तो अगर 2 है तो मतलब 2 जीरो आएंगी, तो टोटल कितनी इसकी रेजिस्टेंस बनेगी, वो 1500 बनेगी हमारे पास। और चौथा बैंड जो होता है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर गोल्ड है तो गोल्ड का कितना होता है, 5% हमारे पास होता है। तो 1500 का हम लोग क्या काम करेंगे, 5% निकालेंगे और देखेंगे इसकी टॉलरेंस कितनी। तो सिमिलरली ये मेरे पास बी फिगर के वैल्यूज हैं, जिसके अंदर येलो का 4 नंबर होता है, व्हाइट का 9 होता है, ऑरेंज का 3 होता है। ऑरेंज अगेन तीसरा बैंड, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो होगी। और लास्ट में हमारे पास जो सिल्वर बैंड दिया हुआ है, तो इट मीन की जो टॉलरेंस होगी वो 10% होगी। ओके स्टूडेंट, सो ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल रेजिस्टेंस है हमारे पास। यहाँ से हम लोग मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, मिनिमम भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम किस तरह से निकालेंगे, आप लोग इसका निकाल लीजिए कितना परसेंट, 5% निकाल लीजिए। मैं जरा फिर से बता देता हूँ, मैंने आगे एमसीक्यूज में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये जब मैं थ्योरी पढ़ाई है तब भी एक्सप्लेन कर दिया था। सॉरी, ये 5 आएगा, इसका 5% निकाल लीजिए, कितना आएगा 5%, 2 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, देन 75 आ जाएगा। ओके, तो आप लोग 1500 में 75 लेस भी कर दीजिए, लाइक दिस, मेरे पास बन जाएगा 1575 टू। तो इसी तरह इसमें से 15 माइनस कर दे तो ये मेरे पास मैक्सिमम रेंज आ जाएगी रेजिस्टेंस की। तो टॉलरेंस क्या होता है, द टॉलरेंस मीन द पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क वैल्यू। मतलब कि अगर 49,000 है ये मेरे मार्क वैल्यू है, तो इसमें कितनी वेरिएशन पॉसिबल है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। ये हमारे पास एग्जांपल दी 15 ओम में जो टॉलरेंस है 5% है। ठीक है, ये 1575 टू 1425 सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर जरा देखिए नेक्स्ट हमारे पास, वो कहते हैं व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर राइज विद द टेम्परेचर। तो कंडक्टर की क्यों रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, इसका जो कोलिजन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का विद एटम ऑफ द लेटिस, वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जैसे ही इसका कोलिजन इंक्रीज होता है हमारे पास, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, एटम का एक्चुअली एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होता है उसके चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने रेजिस्टिविटी के आर्टिकल में इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ, आप लोग वहां से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो व्हाट आर द डिफिकल्टी इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब ओबे ओहम लॉ। जी कहते हैं कि हमारे पास क्या डिफिकल्टीज आती हैं इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब ओबे ओहम लॉ। तो क्या ये लाइट बल्ब ओबे ओहम लॉ करता है कि नहीं, तो इसको देखिए ओहम लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये हमें ओहम लॉ बताता है जो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडिंग फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। ये फिजिकल स्टेट कौन सी होती है, टेम्परेचर होता है, ठीक है, प्रेशर होता है। Therefore, when current passes through the filament of bulb, initially the temperature of the filament is low and its resistance remain constant. Hence, filament obey Ohm law. स्टूडेंट देखिए मैं यहाँ पे थ्रू आउट द ग्राफ समझाता हूँ कि इनिशियली क्या होता है, आप लोगों के पास जब आपने करंट दिया होता है तो हमारे पास ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता, तो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलती है। यहाँ तक ओम लॉ में बेकार होता है। जैसे मजीद हम लोग पास क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब टाइम गुजरता है तो हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। देन ये हमारे पास ओम लॉ को obey नहीं करता। ठीक है, तो मतलब कि सिंपल वर्ड में आप लोग कह सकते हैं कि जो फिलामेंट बल्ब है ये हमारे पास ओम लॉ को वैलिड नहीं करता। क्यों नहीं वैलिड करता, मैंने आप लोगों को ग्राफ के अंदर समझा दिया कि इनिशियली तो हमारे पास, आप लोगों ने अपने गलों के अंदर भी फिलामेंट बल्ब देखे होंगे कि इनिशियली क्या होता है, हमारे पास वो बिल्कुल सही जा रहे होते हैं, मतलब ज्यादा गर्म नहीं होते, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद आप लोग हाथ लगाएंगे तो आप लोग का हाथ भी जल सकता है। दैट्स व्हाई फिलामेंट बल्ब है जो ये ओबे नहीं करता हम लॉ को। इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन 500 वोल्ट 200 वोल्ट
जी हम लोग बताना है कि जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होती है 500 वाट में, जिसका वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 है। लाइट बल्ब देन बल्ब जिसका हमारे पास कितना पावर है 100 वाट है और 220 वोल्ट उसी को दिए हुए, हमें बताना है इसमें से रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी। जी पावर को हम लोग निकालते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर। ये पावर का हमारे पास फार्मूला, यहाँ से आर निकालिए, वी की वैल्यू हमने पुट की, नीचे हमारे पास क्या है जो वाट के अंदर पावर दी हुई है, तो कितनी हमारे पास रेजिस्टेंस मिली 96.8 ओम मिली। तो सिमिलरली स्टूडेंट जब हम लोगों ने R2 के लिए देखा तो R2 के लिए हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस मिली 484 ओम मिली। तो हमें पता चला कि कौन से बल्ब ज्यादा रेजिस्टेंस रखते हैं, हमारे पास जो फिर 500 वाट वाला है उसकी रेजिस्टेंस देखो कम है, तो जो 100 वाट वाला बल्ब है तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ इसकी और चीजें लिखी हुई, आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होती है। ओके इसी फार्मूला से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं जी डिस्क्राइब अ सर्किट व्हिच विल गिव अ कंटिन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल। हम लोगों ने एक ऐसा स्टूडेंट सर्किट बताना है जो हमें कंटिन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल देगा। तो जी कौन सा ऐसा सर्किट होता है, फॉर कंटिन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल वी कैन यूज रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। एक तो रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर सकते हैं, दूसरा पोटेंशियोमीटर एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर सकते हैं। जी ये दो सर्किट हम लोग किस लिए यूज करते हैं, टू डिस्क्राइब अ कंटिन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल। ओके तो हम लोग क्या काम है, वो डिस्क्राइब रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, तो यहाँ पे हम लोग रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जी रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है जी, इस फिगर को हम लोग जरा एक्सप्लेन करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड A एंड B, मतलब एक ये एंड A है, एक ये एंड B है। यहाँ पर हम लोग ने क्या काम किया हुआ है, यहाँ पे अपना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो करंट आई होगा पासिंग थ्रू द रजिस्टर आर वो कितना होगा, आई बराबर वी ओवर आर। अगर स्टूडेंट हम लोग क्या काम करें, इसे बी और सी को रिप्रेजेंट कर दे स्मॉल रेजिस्टेंट आर से, तो जो इस पोर्शन में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी बी से कितना होगा, आई आर होगा। आई की वैल्यू स्टूडेंट पुट करिए तो वी बी से इक्वल आ जाएगा वी ओवर आर इंटू आर। सिमिलरली जो हमारे पास आर ओवर आर इंटू वी आ गया, आर के हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी है, जबकि स्मॉल आर के रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन बी सी ऑफ द वायर है। तो स्टूडेंट ये हमें सर्किट क्या कर रहा है, ये हमें कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल दे रहा है। अगर हम लोग क्या काम करेंगे, इस सी को मूव करेंगे ए की तरफ या फिर इस सी को मूव करेंगे मूव बी की तरफ, तो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल वेरी हो सकता है फ्रॉम जीरो टू सम वैल्यू वी। ओके सो ये हमारे पास एक ऐसा सर्किट है। तो याद रखिए जब पेपर में अंदर आप क्वेश्चन आता है सर्किट जरूर बनानी, बगैर सर्किट आप लोगों का नंबर कम हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीज व्हेन द करंट ड्रा फ्रॉम इट इज इंक्रीज। ये बताना है कि हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी डिक्रीज क्यों हो जाता है जब इसमें से करंट ड्रा किया जाता है। मतलब कि बैटरी में से जब हम लोग, सिंपल सी ये मैं बात बताता हूँ कि मोबाइल की बैटरी क्यों लो हो जाती है हमारे पास, ये क्वेश्चन ठीक है, ये यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। We know that relation between terminal potential difference and EMF कितना होता है, VT इक्वल E माइनस आई आर। आर यहाँ पर क्या हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है। तो जी वो कहते हैं कि इट इज क्लियर दैट व्हेन करंट आई इज लार्ज, जब करंट आई क्या होगा हमारे पास लार्ज होगा, द फैक्टर आई आर बिकम लार्ज। तो ये फैक्टर सारे का सारा क्या हो जाएगा बेटा, लार्जर हो जाएगा। तो इससे होगा कि जो टर्मिनल वोल्टेज होंगे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। थर्स द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डिक्रीज व्हेन करंट ड्रॉप फ्रॉम इट इंक्रीज। क्लियर कि मतलब स्टूडेंट क्या होगा हमारे पास कि जैसे ही हमारे पास ये देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल कब होता है, जब हमारे पास सर्किट के में जरा करंट चल रहा होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास करंट की वैल्यू ज्यादा होगी ये फैक्टर हमारे पास क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसके ज्यादा होने से क्या होगा, हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जी व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है हमारे पास, हाउ कैन इट बी यूज डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है हमारा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। फर्ज करिए हमारे पास चार रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 R4। तो स्टूडेंट जिस रेजिस्टेंस को हम लोगों ने
कैलकुलेट करना होता है मीन टू से, जिस रेजिस्टेंस का हमको नहीं पता तो हम लोग इस फार्मूला को यूज करते हुए अपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यहाँ डायरेक्टली फार्मूला लिखे हुए, इसकी कंप्लीटली डेरिवेशन मैंने करवाई हुई व्हीटस्टोन ब्रिज के आर्टिकल के अंदर। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी पॉइंट पे समझ ना आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।